अपलोड हो रहा है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। अब मेरे सामने 2 स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं जो कि मेरे साथ के ही हैं और मैं इन लोगों को डेली पढ़ाने आता हूं, बल्कि आज जो टॉपिक चालू कर रहा हूँ ग्लाइकोलिसिस को छोड़ करके क्रेब्स साइकिल, है ना। हाँ ठीक है भाई, चालू कर रहे हैं। देख भाई अब चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। देख ये बताओ, ग्लूकोज से जो पाइरुवेट बना, कितना पाइरुवेट बना? 2 पाइरुवेट बना। कितना मॉलिक्यूल ऑफ नेट एटीपी का फॉर्मेशन किया? नेट एटीपी 2। और कितना एनएडीएच का फॉर्मेशन किया? 2 ही एनएडीएच। तो 2 एनएडीएच और 2 एटीपी का फॉर्मेशन जब ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बनते हैं तब बन जाता है, ठीक। अब ये बता कि जो पाइरुवेट है 2 मॉलिक्यूल बना है, ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट बना तो कितने कितने कार्बन? 3 कार्बन का। अब ये पाइरुवेट एंटर कहां पर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगर मैं यूकैरियोट की बात कर रहा हूं तो, और अगर प्रोकैरियोट की बात करूंगा तो सारा का सारा साइटोसोल में चलेगा, ठीक। अब ये जो पाइरुवेट है माइटोकॉन्ड्रिया में मूव होने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेगा? तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए, अगर एक पाइरुवेट जा रहा है तो लोग बताना, एक पाइरुवेट जब एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, एक की बात कर रहा हूं, इसको भूलो, है ना। तो जब एक पाइरुवेट एंटर करेगा और एक एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा तो कितना एनएडीएच का फॉर्मेशन करेगा? एक एनएडीएच और एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा। इतना समझ में आया? हाँ ठीक। तो अब ये बताओ, इधर पहले देख लो, 2 पाइरुवेट अगर एंटर करेगा तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीएच बनाएगा, कितना मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनाएगा? 2 एनएडीएच और 2 CO2। अभी तक के हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक। अब आगे का प्रोसेस देखना है। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, वो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है। तो क्रेब्स साइकिल जब परफॉर्म करता है तो हमको क्या क्या मिलेगा, हम इसके बारे में जानकारी। अच्छा एक चीज और सुनो, चाहे CSIR का क्वेश्चन हो, अभी इस चीज को मेंशन कर दे रहा हूं यहाँ पर, चाहे गेट का क्वेश्चन हो, और जो भी तुम जो हायर एजुकेशन सिस्टम पर तुम क्वेश्चन दोगे और उसमें अगर ये बोलेगा कि व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, कभी भी बोलेगा अगर एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, तो हमेशा जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को लेकर के चलना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ। इतना समझ में आया? हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर किया और क्या क्या बना है। जब भी पूछेगा क्वेश्चन और अगर वो मेंशन करेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एंटर करा तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, हमेशा याद रखना। हमारे बैकग्राउंड में ये इंफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। 6 से 2 पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में 2 मॉलिक्यूल, ये नहीं। अगर बोल दिया एसिटाइल कोएंजाइम में तो 1 मॉलिक्यूल को लेकर के चलना और क्रेब्स साइकिल में एंटर कराना है। इधर फोकस मत करो, अभी इधर देखो जो बोर्ड में चल रहा है, ठीक ना, वो सब होते रहे। अब इधर देखो, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो हमारे पास बन गया, तो मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए को लेकर के जाऊंगा और क्रेब्स साइकिल में चलाऊंगा, ठीक है ना। तो एट लास्ट मैं क्या देखूंगा फिर कि जब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में जाएंगे तो क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। तो हमको ओवरऑल सिनेरियो मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। 30 और 32 एटीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर थोड़ा बहुत लाई कर जाएगा, ठीक। अब ध्यान समझना, अब देखो जो ग्लूकोज था वो 6 कार्बन का कंपाउंड था ना, वो बार-बार मैं क्यों यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पर भी है। 2 3 4 5 6 6 कार्बन का कंपाउंड है। मत दो यार, वीडियो तरफ ध्यान देखो, 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक। अब मैं लेबलिंग किया था, बताया था ना 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। इसके बाद क्या बना था भाई, मैं डायरेक्ट पाइरुवेट लेकर चल रहा हूँ, ठीक। तो 3 कार्बन का पाइरुवेट था, यही था ना। तो बताया था अगर 4 और 3 लेबल रहेगा तो पहला कार्बन जाएगा, ये रफ पर्पस है। 5 और 2 कार्बन को अगर लेबल करूंगा तो दूसरा कार्बन पे जाएगा, और 6 और 1 कार्बन को लेबल करूंगा तो तीसरा कार्बन। तो ये था पाइरुवेट। अब ये बताओ, जब पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा रिमूव हुआ तो वो ये पोजीशन का रिमूव हुआ था, ठीक है ना, ये पोजीशन का रिमूव हुआ था। तो मतलब ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गया, तो मतलब ये वाले बच गए। तो एसिटाइल कोएंजाइम में जो बनाया हुआ ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन है, इस चीज को ध्यान रखना। फेट अपने को समझना पड़ेगा फिर कहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। अब एक एक करके स्टेप समझना और हो क्या रहा है इसको समझने की कोशिश करना स्ट्रक्चर के साथ में, ठीक। देख, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ ज्वाइन होकर के जो पहला कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा सिट्रेट। अब समझ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? तो 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक। 1 2 3 और 4। ये 4 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड से मिलेगा, कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का कंपाउंड क्या है? सिट्रेट। तो जब तेरा एसिटाइल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा तो पहला कौन सा मॉलिक्यूल बन के तैयार हो रहा है? सिट्रेट। कौन कौन जुड़ करके बना रहे हैं? एसिटाइल कोएंजाइम A+ ऑक्सैलो एसिड और साथ में पानी, इसको भी याद रखना।
ठीक ना, वाटर को हम भूल जाते हैं, वाटर को याद होगा, ठीक। अब ये जो सिट्रेट है, अब यहाँ से वाटर रिमूव होगा और बनाएगा सिस एकोनिटेट। एंजाइम को बाद में लाऊंगा कौन कौन आ रहा है, तुम खुद बताओगे एंजाइम जो क्या क्या है, ठीक ना। तो सिस एकोनिटेट बना, तो सिस एकोनिटेट, अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड, तो सिस एकोनिटेट भी 6 कार्बन का कंपाउंड, क्योंकि कार्बन तो रिमूव हुआ नहीं है। अब ये सिस एकोनिटेट जो है वो आइसोसिट्रेट बनाएगा। आइसोसिट्रेट भी क्या है तेरा, 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक ना। तो 6 कार्बन का कंपाउंड क्या हो गया तुम्हारा, आइसोसिट्रेट भी हो गया। अब यहां से कहानी चालू होती है। ये जो आइसोसिट्रेट है वो बनाया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जब बनेगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और साथ में एक NADH का फॉर्मेशन करेगा। इतना समझ में आया। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन क्रेब्स साइकिल में जिस स्टेप पर हो रहा है वो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का जब फॉर्मेशन हो रहा है तब हो रहा है। इतना समझ में आया। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, अब बता, ये आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कितने कार्बन का कंपाउंड, ध्यान से 5 कार्बन का कंपाउंड, ठीक। अब गिन लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, उससे फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला और एक NADH का फॉर्मेशन कर रहा है। एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल गया, तो 5 में से जब एक कार्बन का निकल गया तो कितना बचा, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का क्या बना तेरा, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। अब देख लो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, और साथ में इसमें कहा किसका एडिशन हो रहा था, कोएंजाइम ए का। तो मतलब क्या, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, तो बना तो किसका फॉर्मेशन किया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए का। तो साथ में क्या क्या हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो रहा है, NADH का फॉर्मेशन हो रहा है और एक कोएंजाइम इसमें आकर के जुड़ रहा है। तो हमको क्या मिल गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। नो डाउट हम 11 तक पढ़े हैं, अब इसका फेट देखेंगे और हम इसके आगे क्या क्या जान सकते हैं, ठीक। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको रिमूव करेगा। ये रिमूव हुआ और साथ में ATP का फॉर्मेशन किया या तो GTP का फॉर्मेशन किया। कहाँ ATP बनेगा, कहाँ GTP बनेगा, ये भी आगे आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, जब कोएंजाइम ए को रिमूव कर रहा है और ATP का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बाद में क्या बना रहा है, सक्सिनेट। अभी बताओ, ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड, एक कार्बन रिमूव हुआ तो 5 कार्बन का कंपाउंड, एक कार्बन रिमूव हुआ तो 4 कार्बन का कंपाउंड। अब यहाँ पर तो कोई कार्बन रिमूव नहीं हुआ, तो फिर 4 कार्बन का ही कंपाउंड बचा ना। ध्यान से दो, सक्सिनेट बच गया। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना, फ्यूमरेट जब बनेगा तो एक FADH2 का फॉर्मेशन करेगा। ये भी एनर्जी करेंसी है, ठीक। FADH2 का फॉर्मेशन किया और क्या बनाया तुम्हारा, फ्यूमरेट। अब फ्यूमरेट से क्या बना, मैलेट। तो ये भी 4 कार्बन कंपाउंड, फ्यूमरेट भी 4 कार्बन का कंपाउंड, मैलेट भी 4 कार्बन का कंपाउंड। तो मैलेट का फॉर्मेशन के बाद क्या बनेगा, वापस से ऑक्सैलो एसीटेट, और यहाँ पर फिर से एक NADH का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। बताओ कितने स्टेप में NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, गिनो, 1 2 3, तो 3 जगह NADH का फॉर्मेशन। कितने स्टेप में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ 1। कितने स्टेप में FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, 1। अब ध्यान सुनना, अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है तो टोटल कितने NADH का फॉर्मेशन, 6। एक एसिटाइल कोएंजाइम में अगर घुस रहा है तो कितने NADH, तो 3 NADH बना। एक एसिटाइल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है तो भाई कितने ATP का फॉर्मेशन कर रहा है, एक ATP का फॉर्मेशन हुआ। और एक अगर एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर तो कितने FADH2 का फॉर्मेशन कर रहा है, एक। इतना समझ में है, तो एक FADH2। ये चीजें क्लियर हुई। अब ध्यान समझो, देखो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इसको भी मैं दूसरा स्टेप कंसीडर करूंगा, इसको बोलूंगा 2A और 2B, ठीक ना। ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये 5वां स्टेप, ये 6वां स्टेप, ये 7वां स्टेप और ये 8वां स्टेप। तो टोटल क्रेब्स साइकिल में कितने स्टेप है, 8। अब ये 2A और 2B का मतलब समझिए, ठीक है। तो 2A और 2B को जो एंजाइम करता है ना, कराता है रिएक्शन, उसका नाम सेम ही है। तो नाम अभी बताऊंगा क्या है। अब ये बताओ, सिट्रेट से सिस एकोनिटेट बन रहा है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आइसोमरेज आ रहा होगा ना। अच्छा, ये सिस एकोनिटेट आइसोसिट्रेट बन रहा है जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहाँ पर भी आइसोमरेज ही काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो आइसोमरेज काम करता है उसका नाम सेम है, अभी इतना याद रखो, सेम सिमिलर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आइसोसिट्रेट से जिशान, अगर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक NADH को रिमूव कर, अब NADH आ गया ना, याद करो जहां पर भी NADH FADH2 आएगा तो बताया था डिहाइड्रोजिनेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई डिहाइड्रोजिनेस आएगा। देखो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, पर तुमको समझना है कि हाँ अब यहाँ पर NADH आया मतलब कोई ना कोई डिहाइड्रोजिनेस होगा। क्लियर हुआ। अभी देखो, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बन रहा है, यहाँ पर भी NADH बन रहा है, मतलब कोई ना कोई डिहाइड्रोजिनेस आया होगा। इतना समझ में आया। अब ये देखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बन रहा है, ध्यान से देखो। ये बताओ ATP का फॉर्मेशन हो,
मतलब फास्फोरस ग्रुप ऐड हो रहा होगा एटीपी में, समझ में आ रहा है ना, तो कोई ना कोई काइनेज आया होगा। हाँ। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पर काइनेज आ गया। समझ में कैसे रिलेट करना है। और सक्सीनेट से फ्यूमरेट, सक्सीनेट भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 4, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, कोई ना कोई आइसोमरेज आ रहा है। क्लियर हो रहा है। अच्छा फ्यूमरेट है, फ्यूमरेट से मैलेट बना, यहाँ पर जब भी H2O का इन्वायरमेंट आता है ना, इनोलेज लेज वाले ज्यादा आते हैं, ठीक। बट नो डाउट कि फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा है, तो ये भी आइसोमरेज वाला काम कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड। अब ऑक्सैलोएसिटेट में आ जाएगा कोई ना कोई आइसोमरेज। अच्छा NADH रिमूव हुआ, मतलब कि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज। तो नेमिंग समझना है कैसे हमको ध्यान रखना, क्योंकि हमको नाम याद होगा ही नहीं, कितना भी पढ़ लो एट लास्ट बोलोगे, बट एक चीज याद है, जहां NADH आ रहा है वहां पर क्या, डिहाइड्रोजिनेज। जहां पर ATP बन रहा है वहां पर क्या, काइनेज। समझ में आ रहा है। जहां पर FADH2 आ जा रहा है, यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज। FADH2 NADH ये सब है क्या, तो तुम्हारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एनर्जी करेंसी है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में इन सब चीज का फॉर्मेशन करती है। इतना क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं, फेट देखते हैं। क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमको क्या बोला जाता है, देखो क्रेब्स साइकिल। अब फिर से पूछ रहा हूँ, ये बताओ, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन करेगा, एक मॉलिक्यूल, 3 NADH, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कितने मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का फॉर्मेशन करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए कितना मॉलिक्यूल ऑफ GTP का फॉर्मेशन करेगा, एक। इतना समझ में आया। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए जब एंटर करता है, तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है, 2 देखो, एक यहाँ कार्बन, 2, ठीक ना। एक मॉलिक्यूल घुसा तो कितना रिमूव किया, 2 कार्बन। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में, कॉपी में लिख लियो ना, 3 NADH ये सब। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में जब एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, बताओ कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव, 4। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में जब एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन करेगा, 6। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में जब एंटर करेगा, तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन करेगा, 2। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा, तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 का फॉर्मेशन होगा, 2। इतना समझ में आया। अब ग्लूकोज से आओ, इधर देखो, एक ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, अब पूरा लास्ट तक आऊंगा क्रेब्स साइकिल तक, कितने मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर चुका है। वो करेंसी कैसे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक। एक ग्लूकोज जब 2 पाइरुवेट बनाया, तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनाया, 2। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP भी बना रहा है, लिखते हैं ना कॉपी, ठीक ना। अब देखो 2 पाइरुवेट जब एंटर कर रहे हैं एसिटाइल को एंजाइम ए बना रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड को भी और साथ में रिमूव कर रहे हैं। इतना समझ में आया। अच्छा बताओ, पाइरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम में जब बन रहा था, तो कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर काम कर रहा था, PDH, क्या था, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में जा रहा है, तुम खुद बताओ, 4 CO2, 2 ATP है तो 2 GTP, 6 NADH और 2 FADH2। अब कैलकुलेट करो कितना टोटल ATP का फॉर्मेशन हुआ, कितना टोटल NADH बन रहा है, कितना टोटल FADH बन रहा है, FADH2 बन रहा है, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ एक ग्लूकोज जब आ रहा है तब क्रेब्स साइकिल में। कैलकुलेट करो, लिखो कॉपी में। हाँ, 2 NADH, 2 ATP, फिर 2 NADH, 2 CO2, कितने CO2 टोटल मेरे को बताओ। पहले कितने CO2 एलिमिनेट हुए ये बताओ, ऊपर से लेकर नीचे तक। ग्लूकोज से, अगर समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ, कॉपी में लिखो, इसको देखो, देखना की जरूरत है। ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, कितना ATP निकल रहा है, कितना NADH बन रहा है, ये कॉपी में लिखो, इसका काम आएगा फिर। क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, FADH equal to how much ATP? वो देखा जाएगा कि इसको लिखो टोटल क्या क्या बन रहा है। ओके, कैलकुलेट नहीं करना है, नहीं कैलकुलेट करना है, पर पहले टोटल लिखो, तो कितना NADH हुआ, कितना ATP हुआ, कितना NADH, कितना FADH2, ये सब लिखो। हो गया। ओवरऑल पार्ट पे समझ में आया। अब इधर देखो ध्यान से,
एक ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूलर पाइरुवेट बनाएगा, हाँ बोलो बनाएगा, हाँ ठीक, दो NADH का फॉर्मेशन करेगा, दो ATP का फॉर्मेशन करेगा, ठीक, यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, खत्म। दो पाइरुवेट, दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में बनाएगा, दो NADH को रिमूव करेगा, दो CO2 का फॉर्मेशन करेगा, खत्म स्टोरी। दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाएगा, चार मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को रिमूव करेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP या तो इक्विवेलेंट टू GTP बोल सकता हूँ, 6 NADH और 2 FADH2। अब ये बताओ टोटल NADH कितना बना, टोटल 6 टोटल, हाँ टोटल ऊपर से नीचे तक 8 10 हाँ 10, तो टोटल कितने बन रहे हैं 10। ध्यान से देख लो 10 NADH का फॉर्मेशन हुआ ना, ठीक है। ये बताओ सिर्फ ATP बताना है, ATP कितने बने टोटल, हाँ चार, ठीक, तो चार तुम्हारे ATP हुए। ये बताओ कितने टोटल FADH2 बने, तो 2 ही बन रहा है, दो, ठीक, कितने जो है वो तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हुए, 2 4 6 छह क्या बोले कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट। अब बताओ इधर हम खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज जा रहा है हमारे सेल में, एक ग्लूकोज जब रेस्पिरेटरी पाथवे में जाएगा, जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन जाएगा, वो ऑक्सीजन क्या करेगा तो ब्रेक करना चालू करेगा, ग्लूकोज से क्या बना देगा, एट लास्ट हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करके दे देगा। तो क्लियर हुआ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आए, ये चीजें हम जानते हैं, ठीक। अब इधर देखो फेट, यहां तक क्लियर हुआ। अब कैलकुलेट करो 10 NADH है ना, 1 NADH इज इक्वल टू हाउ मेनी ATP, 2.5 ATP 1.5 ना, 2.5, 2.5 ठीक। तो 10 NADH है तो कितने ATP होंगे, 25 अब समझो 4 ATP थे पहले से जो कि नेट ATP पर, अब FADH2 है ना, एक FADH2 1.5 देता है। अब कैलकुलेट करो जब 2 FADH2 है तो कितना देगा, 3। अब टोटल ATP काउंट करो कितना होगा, 25 3 2 5 30 हो गए, 30 हुआ। 30 ध्यान से टोटल ATP 30 आ रहा है, 2.5 into 10 करोगे कितना होगा, 25 और 4 अच्छा क्या कर रहे हो, 2 4 हाँ 4 34 34, नहीं 4 3 7 32 32 आएगा ना, हाँ। तो टोटल ATP कितना अपने पास आ गया 32। अब देखो 32 ATP भी बन सकते हैं और 30 ATP भी बन सकते हैं, वो आगे देखेंगे कब 30 बनेगा और कब 32 बनेगा, बट इधर तक समझ में आ गया ना कि हाँ हमको 32 ATP का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ये चीजें क्लियर हुई। अब इधर देखो, इधर आओ लास्ट तरफ आप समझ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा पता है, ये सब नहीं पूछने वाला, वो पूछेगा यहाँ तक कितने टोटल ATP बन रहे हैं ये सब के बारे में बताओ, कैलकुलेट करके पूछेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक। अब ये बताओ ये एसिटाइल को एंजाइम है इधर, अरे इधर देखो ये एसिटाइल को एंजाइम है, जब तुम्हारा पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 2 एसिटाइल को एंजाइम में जब एंटर कर रहे हैं तो 4 CO2 को एलिमिनेट कर रहे हैं। मैं एक एसिटाइल को एंजाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो 2 CO2 को एलिमिनेट किया, ठीक। अब देखो ये एसिटाइल को एंजाइम में एंटर किया ना, तो 2 CO2 को एलिमिनेट किया, एक यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे और एक यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा है, तो हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड का पोजीशन देख रहे हैं कि कौन सा कार्बन जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक। ग्लूकोज का, ग्लूकोज का, हाँ या मैं ग्लूकोज, हाँ यहाँ से चालू हुआ ग्लूकोज का, और एसिटाइल करना है। हाँ अब इधर देखो, तो ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम में बना, एसिटाइल को एंजाइम में कितने कार्बन का कंपाउंड है, 2 कार्बन का कंपाउंड है, और ये एंटर कर रहा है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के बाद में एट लास्ट हमें 2 CO2 को रिमूव कर रहा है एक एसिटाइल को एंजाइम में, ठीक ना। हमारे दिमाग में क्या प्रिंट बना, एसिटाइल को एंजाइम में जब एंटर कर रहा है तो 2 CO2 को रिमूव कर रहा है, यही ना। तो हमारे दिमाग में क्या इमेज बनता है कि ये जो एसिटाइल को एंजाइम में बना है यही अपने 2 कार्बन को रिमूव करता है, बट ऐसा नहीं होता। किसी भी बच्चे से पूछोगे 11th क्लास के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन को, क्या बोलेगा, व्हेन एसिटाइल को एंजाइम एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एलिमिनेटेड। तो दिमाग में क्या है, ये कार्बन जो है रिमूव हो रहा है, और डेफिनेशन भी यही कहता है कि व्हेन एसिटाइल को एंजाइम एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड एसिटाइल को एंजाइम का नहीं रहता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है इन सारे मॉलिक्यूल्स का रहता है जो इंटरमीडिएट में बन रहे हैं। अब टारगेट करें कौन कौन से, इधर एसिटाइल को एंजाइम में आया, स्ट्रक्चर देखना, एसिटाइल को एंजाइम में आया 4 कार्बन के कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर क्या बना है, सिट्रेट। अब सिट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड है ना,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ये छठवां कार्बन। अब आगे बढ़ो, ठीक। सी सेक्युलेटेड में है, सी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। इधर आइसोसेट्रेट में है 6 कार्बन का बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। यहां तक क्लियर हुआ? धीरे 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड। अब ध्यान से, आइसोसेट्रेट से जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है ये वाला साइड वाला। ठीक, ध्यान से समझना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो कौन सा निकला? तो ये वाला, तो ऑक्जेलो एसिटेट का कार्बन निकल रहा है। अब बोलोगे ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम का कहा गया? इधर देखो, एसिटाइल कोएंजाइम को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया। तो देखो ये ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन, एसिटाइल कोएंजाइम का 2 कार्बन, ठीक ना। अब आगे बढ़े, अब देखो ये ग्रीन ग्रीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बना? सी सेक्युलेटेड एसिटाइल कोएंजाइम का ग्रीन ग्रीन वाला कार्बन, ठीक। अब आगे बढ़े, ये देखो ये क्या आइसोसेट्रेट है, तो ग्रीन ग्रीन वाला कार्बन। रिमूव कौन सा हो रहा है? साइड वाला। साइड वाला जो रिमूव हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो ऑक्जेलो एसिटेट का हो रहा है। समझ में आया? देख, तो पहला कार्बन जो निकला वो किसका निकल रहा है? पहला कार्बन जो निकला वो किसका निकल रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का, ठीक। अब आगे बढ़े, बन गया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। अब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से क्या बन रहा है मेरे भाई? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और यहां पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकल रहा है किसका? तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन का निकल रहा है, ठीक। तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गए। तो ये बताओ एसिटाइल कोएंजाइम ए का कार्बन रिमूव हुआ क्या? नहीं हुआ। एसिटाइल कोएंजाइम का कार्बन रिमूव हुआ क्या? नहीं हुआ। तो एसिटाइल कोएंजाइम एंटर तो करता है, ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी करेगा, बट वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा वो एसिटाइल कोएंजाइम का नहीं होगा। ये चीजें समझ में आई? ये चीजें समझ में आई? अब इधर देखो, ध्यान से समझना। आगे बढ़े, ये देखो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है ना, 2 3 4 5 6। मैं लेबल किया 1 2 3 4 5 और 6 लेबल कर दिया। इधर देखो पाइरुवेट बना, 1 2 3, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तो ये वाला रिमूव हो गया, खत्म मामला। ये बचा पहला और दूसरा कार्बन बोलो, ठीक। ये है क्या? तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा ना। एसिटाइल कोएंजाइम की स्ट्रक्चर देखो, तो कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड O SCO, ठीक। ये तेरा एसिटाइल कोएंजाइम में है, ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन। अब ये किसमें एंटर कर रहा है मेरे भाई? क्रेब्स साइकिल। जब क्रेब्स साइकिल में एंट्री करेगा तो इसका कार्बन जो रिमूव ही नहीं होता है, इसका कार्बन वैसे ही स्केलेटन में प्रेजेंट रहेगा। तो रिमूव किसका होता है? याद रखना ऑक्जेलो एसिटेट। क्लियर हो गया ना? फेट कार्बन डाइऑक्साइड का क्लियर हुआ ना। अब हमारे दिमाग में क्या आता है? भाई एसिटाइल कोएंजाइम में घुस रहा है, इसी का कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव होगा। नहीं, वो रिमूव होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। इतना समझ में आया? इसको कॉपी में मेंशन करो कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का होता है, ना कि एसिटाइल कोएंजाइम का होता है। इतना समझ में आया? चलो अब एक एक करके पॉइंट बताते हो, उसको समझना, ठीक। सिट्रिक एसिड साइकिल, अब खत्म सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। अब देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे उसको लिख लेना। सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। ये बताओ ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है उसमें एसिटाइल कोएंजाइम एंटर कर रहा है, क्रेब्स साइकिल में जा रहा है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। ये अपने को देखने को मिला। तो व्हेन एसिटाइल कोएंजाइम एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल देन 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एलिमिनेटेड। ये चीज समझ में आई? ये अपने को डेफिनेशन में मेंशन करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ इसमें जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसका ओवरऑल हो क्या रहा है? तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना। कहां कहां पर ऑक्सीडेशन होगा बताऊंगा, ठीक। अब देखो ये जो स्टेप है क्रेब्स साइकिल, ये किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? मतलब ऑक्सीजन डिपेंडेंट स्टेप, ठीक। अच्छा अब आगे देखो, ये बताओ कितने स्टेप है टोटल? 8। तो टोटल 8 स्टेप क्रेब्स साइकिल में पाया, ठीक। अब ये बताओ ये जो पाथवे तुम देख रहे हो वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ध्यान से देखकर। इरिवर्सिबल। अगर एक भी इरिवर्सिबल रहा तो पूरा पाथवे क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। अच्छा कौन कौन सा स्टेप जो तुमको इरिवर्सिबल दिख रहा है? देखो फर्स्ट 3 4, इसके अलावा कोई नहीं दिखा। तो 1 3 और 4 स्टेप क्या होगा तुम्हारे? इरिवर्सिबल। लिखते जाना, ठीक ना। अच्छा अगर ये इरिवर्सिबल पाथवे है तो क्या इसका मैं रेगुलेटरी एंजाइम से इसका रेगुलेशन कर सकता हूं? कर सकता हूं। और वो जो रेगुलेशन रहेगा रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट रेगुलेशन होगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन एलोस्टेरिक रेगुलेशन, ठीक। इतना समझ में आया? तो कुल मिला के बोलूंगा अगर रिवर्सिबल पाथवे है तो इसका रेगुलेशन होगा
रिवर्सिबल नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन से होगा, एलोस्टेरिक रेगुलेशन से होगा। इतना क्लियर हो गया? अब ये चीज समझ में आ गई ना? अब ये अगर ये पांचवे यूकैरियोट में परफॉर्म होगा तो कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। और अगर ये प्रोकैरियोट में होगा तो साइटोसोल। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ो। ये बताओ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन कौन सा वो स्टेप है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है? अब देखते जाना, ठीक? NADH बन रहा है ना? बन रहा है, मतलब पहले NAD+ होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब आइसोसिएटेट क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा, तो मतलब आइसोसिएटेट का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका जाकर रिडक्शन हुआ होगा, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ तेरा कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर एक स्टेप हो गया ऑक्सीडेशन का, क्लियर हो ये चीज, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। अब आगे देखो, पहले लिखना दिखाऊंगा। अल्फा कीटोग्लूट्रेट बना, क्या बना है मेरे भाई? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना है। बताओ, अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, क्या बना है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन कर रहा है? NADH और CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तभी तो ये बना होगा, तभी तो ये बना होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? तुम्हारा ऑक्सीडेशन हुआ, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। आगे बढ़े, अब इधर देखो, ये आया सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये बना दिया ATP, ये बना सक्सिनेट। अब यहाँ पर देखो FADH2 बन रहा है, FADH2 यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेज पार्टिसिपेट किया होगा, तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना, सक्सिनेट ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तभी FAD ने लिया और FADH2 बना। तो मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ, तो तीसरा स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन समझ में आया। चौथा देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट, यहाँ पर क्या बना रहा है? NADH, मतलब मैलेट का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो ये चौथा स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन हुआ। अब मेरी बात है, ऐसे कौन से दो स्टेप हैं जहां पर ऑक्सीडेशन तो हुआ बट साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी हुआ? थर्ड एंड फोर्थ। और उसको मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है? हाँ, बोल सकता हूँ, ठीक। बाकी के जो दो स्टेप हैं जहां पर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है बट कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं हो रहा है, वो कौन सी स्टेप है? 6 और 8। ये चीजें क्लियर हो गए। तो टोटल कितने स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ? 4। कितने स्टेप ऐसे थे जहां ऑक्सीडेशन के साथ में डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ? 3 and 4। इतना हो गया, तो दो स्टेप है जो कि 3 है। इतना समझ में? अब ये बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें SLP परफॉर्म हो रहा है? SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये मत बोलना कि नहीं जानते, बल्कि बता दूंगा क्या होता है अगर भूल गए हो तो। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऐसा कौन सा स्टेप है जिसमें SLP हो रही है? अब देखो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि कोई सबस्ट्रेट है, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर ADP आया और क्या किया? फॉस्फेट को लिया और ATP बना दिया, मतलब किसी सबस्ट्रेट के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ, उसका वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक ना? वो हो रहा है SLP। कहां पर? 5th स्टेप में। अब बोलोगे यहाँ तो फॉस्फेट दिख नहीं रहा है, अरे क्वेश्चन तो राइज होगा ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम में तो फॉस्फेट दिख नहीं रहा है, कैसे आपने SLP परफॉर्म कर दिया? इसके मैकेनिज्म में जो कि 3 स्टेप का प्रोसेस है, उसमें तुमको क्लियर होगा कि कैसे ये ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर SLP परफॉर्म हुई, कौन से स्टेप में? तो 5th स्टेप में। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आया? अब देखो, ओवरऑल जो क्रेब्स साइकिल होता है ना, इसको बोला जाता है एम्फीबोलिक पाथवे। अब बताओ क्या मतलब होता है एम्फीबोलिक पाथवे का? सोचो, एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब क्या होता है? पाथवे की चीज मतलब दोनों ये हो सके। एम्फीबोलिक है ना, हाँ। तो दो काम कुछ करता है। देखो ऐसा नहीं है, एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब ये बता रहा हूँ। देखो, मान लो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है ना, ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट और भी कोई कंपाउंड बना सकता है, ठीक है ना? ये मान लीजिए सिसेकोनिटेट है ना, ये कोई और भी कंपाउंड बना सकता है। ये मैलेट है ना, ये कोई और भी कंपाउंड बना सकता है, मतलब अदर किसी पाथवे में भी अगर इनकॉर्पोरेशन होगा, उसको मैं एम्फीबोलिक पाथवे बोलूंगा। इतना समझ में आया? इसको मैं एम्फीबोलिक पाथवे बोलूंगा। मान लीजिए कोई एमिनो एसिड बनाना है, ठीक? इधर देखो, अगर कोई एमिनो एसिड बनाना है, उसके लिए अल्फा कीटोग्लूट्रेट रिस्पांसिबल है, ठीक है ना? अभी बताएंगे जब एमिनो एसिड का जब क्रेब्स साइकिल ही को कहते हैं एम्फीबोलिक। हाँ, मोस्टली क्रेब्स साइकिल को हम बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक ना? इसका अल्फा कीटोग्लूट्रेट और भी कहीं जा सकता है। हाँ, मतलब ये मूव हो जाएगा, ठीक ना? मान लिया अल्फा कीटोग्लूट्रेट बल्क में बन गए, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो है अगर एमिनो एसिड सिंथेसिस कर रहा है तो एमिनो एसिड सिंथेसिस में चला जाएगा, ठीक ना? ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में जाना है तो चला जाएगा। तो अपने को ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, ठीक? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो क्रेब्स साइकिल है वो तुम्हारे एम्फीबोलिक पाथवे है? बोल सकता हूँ, ठीक ना?
ओवरऑल तुम्हारा क्रेब्स साइकिल हो गया यहाँ पर खत्म। अब ध्यान से सुनो, ये जो NADH बन रहे हैं 6 NADH, ये जो 2 FADH2 यहाँ पर बना है, यहाँ पर जो 2 NADH बने हैं, यहाँ पर जो 2 NADH बने, हमने तो कैलकुलेट कर लिया कि 2 NADH मतलब एक NADH बराबर भाई कितना होता है 2.5 ATP, और एक FADH2 बराबर कितना होता है भाई तो 1.5 ATP। ये अब बना कैसे? इसका प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब जो बड़ा टॉपिक जो चलेगा और जो सबसे मजेदार टॉपिक चलेगा वो रहेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कि हमको ये जानना है कि भाई ये एटीपी का फॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे, हो कैसे रहे, तो परफॉर्म कहाँ पर होगा? मैट्रिक्स में नहीं, ये मैट्रिक्स के दोनों के जो कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया का हाँ। जो वाल इनर कंपार्टमेंट जो होता है उसमें होता है। देखो देखो याद रखना ये चीज को, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहानी समझ में आई ना? देखो जो हम 11th Yes, sir. 12th तक पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन और कहाँ पर यहाँ पर 30 ट्रेस and 32 ATP का क्या सीन है? आएगा जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होगा ना, हाँ। उसके बाद वो सारा शटल सिस्टम रहता है हाँ। उसमें आएगा। इधर देखो, अब ये जो NADH बनी है इन जनरल ये बता रहा हूँ, और ये जो FADH2 बनी है ये तेरे जाएंगे कहाँ पर तो भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर मान ले मैं यूकैरियोट की बात करूं तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो परफॉर्म होगा वो तेरा परफॉर्म होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, है ना, ऐसे करके कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि NADH और FADH2 को किस में कन्वर्ट कराया जाए तो भाई ATP में कन्वर्ट कराया जाए। F0 F2 हाँ, F0 F1 ATP ये एट लास्ट काम आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स है। क्या ऐसे हाँ, होता है हाँ। umbrella वाला। वो क्या करेगा, मोटर की तरह काम करेगा और हाँ। एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। उसका एक्सपेरिमेंट बहुत मजेदार है, और कैसे साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं उसको जानना